Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, a man of mass capital M stands at one end of a plank of length capital L which lies at rest on a frictionless surface. The man walks to the other end of the plank. If mass of the plank is 3m, the distance that man moves relative to ground is. Option 1 given है L by 4, option 2 3L by 4, option 3 2L by 3, option 4 L by 3. So to understand this question, we need to understand about the concept of conservation of linear momentum. So as a key concept, we can write conservation of linear momentum and it is also, we can say, the application of center of mass भी हम इसे we can say. So यहाँ पे we need to understand कि when we write acceleration of center of mass, so it is basically written as F external upon the total mass. ठीक है. So from here we can see also we need to understand कि we can say जो force होता है basically by Newton second law, external force, it is nothing but it is linear momentum P, that is linear momentum of the system divided by mass. ठीक है. Also we know कि the expression for center of mass, velocity of center of mass हम क्या लिखते हैं, VCUM is equals to summation of linear momentum of system divided by summation of total mass, right? So from here we can say ये दो फॉर्मूलेज जो है हमारे पास, उसमें से अगर हम देखें ध्यान से, इफ एफ एक्सटर्नल बिकम्स जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल बिकम जीरो, तो दो कंडीशन अराइज होती हैं. फर्स्ट इज VCUM या तो कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि VCUM विल बी जीरो. एंड वी कैन से दिस टू कंडीशन इट विल रिमेन्स एज इट इज. जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, वी कैन से कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, या फिर अगर कोई केस ऐसा है जिसमें सेंटर ऑफ मास वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा if external is zero. So this is the important thing that we need to keep in mind. अब यहाँ पे we will be using this principle only and we'll try to analyze the situation. ठीक है. So now let's try to visualize the situation that has been given to us. So हमें एक plank given है. This is the plank. ठीक है. And इसका मास हमें कैपिटल M given है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा सेंटर पे, that is at a distance L by 2, right? And यहाँ पे man is standing of mass capital M. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट लेट्स सपोज दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस. सो यहाँ पे वी कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. ये दोनों मास और प्लैंक का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करते हैं अलोंग x, एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज फर्दर थिंग्स. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि x COM, that is center of mass of the system, we can say along x लिख देते हैं हम. So it will be प्लैंक का मास, मैन का मास is m, distance from origin is 0, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही बेसिकली लाई कर रहा है, तो 0 आ जाएगा, प्लस इसका प्लैंक का मास है 3m एंड डिस्टेंस विल बी L by 2 from the origin, we can say L by 2 डिस्टेंस पे this center of mass is lying divided by m plus 3m. So ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3ml by 2, 3ml by 2 और नीचे 4 है तो ये 8m हो जाएगा, एंड इट विल बी जस्ट 3L upon 8. ठीक है. सो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारे, जो कि समवेयर ओवर वी कैन से यहाँ लाई करेगा. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लाइंग एट दिस पॉइंट 3L by 8 फ्रॉम मैन, वी कैन से. ठीक है. अब फर्दर वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन. अब मैन स्टार्टेड मूविंग एंड वो अदर एंड पे पहुंच गया, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अभी भी अपनी जगह पे ही रहेगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर.
एंड यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सरफेस इज गिवन स्मूथ ऑन विच द प्लैंक हैज बीन केप्ट, सो नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी एक्टिंग, सो सेंटर ऑफ मास विल स्टे इनिशियली इट इज एट रेस्ट, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट ओनली. सो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हम एक लाइन खींच देते हैं कि ये स्टिल इट विल बी ऑन द सेम पॉइंट, राइट, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये कुछ प्लैंक इस तरीके से मूव हो गया है. वी विल शो इट विद डिफरेंट कलर. कुछ हम मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हो गया है. सो वी कैन सी मैन हैज केम टू अनदर एंड एंड इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू z, लेट्स से. अब वन माइट थिंक के लेंथ कवर्ड इज L, क्योंकि वो पूरे दूसरे एंड पे आ गया मैन, बट वी हैव टू बी केयरफुल, इट इज रिलेटिव टू ग्राउंड, इट हैज कवर्ड ओनली z डिस्टेंस, राइट, सो वी हैव टू बी केयरफुल ओवर हियर. ठीक है, एंड अगर ये z है तो ये डिस्टेंस जो प्लैंक ने कवर किया है इट विल बी L माइनस ऑफ z. ठीक, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी सिस्टम का कांस्टेंट ही जगह पे रहना चाहिए. सो वी कैन से देयरफॉर नाउ वी कैन राइट therefore we can say XCOM of the system now will be equals to, अब ये तो अभी भी क्या होना चाहिए सेम पोजीशन पे, यानी कि L/8 3L/8 पे ही होगा अभी भी है. ठीक, ये चेंज नहीं होना चाहिए जैसे हमने डायग्राम में भी शो किया हुआ है. तो वी कैन से 3L/8 अगेन वी विल बी पुटिंग यूजिंग द सेम फॉर्मूला. मैन का डिस्प्लेसमेंट है z प्लस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, प्लैंक के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हमें चेक करना है अब. ठीक है ना, तो मास तो 3m है. ये डिस्टेंस बेसिकली आएगा सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास कितना प्लैंक का शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, दिस विल बी द डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कितना होगा L/2 माइनस L माइनस z. केयरफुली अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा L/2 है. सो L/2 में से जब हम L/z माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमें प्लैंक का मिल जाएगा डिवाइडेड बाय m प्लस 3m. सो दिस इज द केस. यहीं से अब वी विल बी सॉल्विंग फर्दर. तो ये आ जाएगा mm तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे z, और ये बचेगा प्लस 3L/2 माइनस ऑफ 3L प्लस ऑफ 3z डिवाइडेड बाय जस्ट इट विल बी 4, एंड यहाँ पे ये है 3L/8. सो इसको सॉल्व करके जस्ट हमें वैल्यू निकालनी है z की, राइट, कितना वो चला है. तो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3L/2 विल बी इक्वल्स टू z 4z, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3L माइनस 6 माइनस 3L/2. ठीक है, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 6L/2 विल बी इक्वल्स टू 4z. यहाँ पे आ जाएगा 3L/4. So finally we can say z की वैल्यू आ रही है 3L/4. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.